नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। एक के बाद एक बयान देते रहते हैं और तमाम तरीके से सरकार को घेरने का काम करते हैं। उसी पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के मुखिया को बताया कि वो पूरी तरीके से भ्रमित है। उनको नहीं पता कि भारत की आत्मा कहां बसती है। क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने, आपको सुनाते हैं। जैसे अखिलेश अखिलेश यादव जी डिरेल्ड हैं, उनको पता ही नहीं है कि भारत की आत्मा कहाँ रहती है, उत्तर प्रदेश कितना आगे जा चुका है। समाजवादी पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। आपने सुना डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे थे। और लगातार देखिए सीएम के योगी के ऊपर और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर भी और तमाम जो जो संगठन या सरकार में मंत्री हैं उनके ऊपर अखिलेश यादव हमला बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि एक सरकारी नौकर है केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम नहीं है। कल भी उन्होंने बयान दिया था और लगातार बीजेपी और उनके सहयोगी या उनके सरकार में मंत्री है उनको उनके ऊपर हमलावर रहते हैं। सीएम योगी पे भी तंज कसा था कि काला चश्मा पहनकर वो होली मना रहे थे। तमाम चीजें लेकर के अखिलेश यादव हमलावर रहते हैं बीजेपी पर, सरकार पर। और यही कारण है कि अब उनको डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जवाब दिया है। आपको बता दें, कल हाथरस के सादापुर थाना में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार की घटना सामने आई थी। उस घटना पर एक संदिग्ध युवक जो चांद खा के जो पुत्र है अमन, उसकी पहचान कर ली गई है। क्या कुछ कहा है हाथरस के एसपी ने, आपको सुनाते हैं। रात सादाबाद कोतवाली पर एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने की घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था और वो अज्ञात में था। इस संबंध में संदिग्ध व्यक्ति की शिनाख्त कर उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया और जिसका नाम अमन पुत्र चांद खा है। और आज जब उसको माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उसके पूर्व जो निर्धारित प्रक्रिया है जिसमें हम उसको मेडिकल जांच के लिए ले जाते हैं, वहाँ हमारी टीम उसको लेके गई थी। वहाँ से वापसी में जब कोर्ट जा रहे थे तो नगला कोंडा के पास उस अभियुक्त ने यूरिनेट करने की, बाथरूम जाने के लिए कहा। चौकी इंचार्ज बिसावर उसके साथ उतरे और उसको जब वो वहाँ पे ले गए तो अचानक से फिर उसने चौकी इंचार्ज का जो सरकारी पिस्टल है उसको छीन कर फायर कर दिया, जिससे कि एक गोली जो है कि वो जो हमारी पुलिस जीप है हमारी थाने की उस पर जाके हिट हो गई। तुरंत प्रभारी निरीक्षक सादाबाद ने उसका काउंटर किया आत्मरक्षार्थ, क्योंकि उसने पुलिस टीम पे फायर किया था, जिससे कि अभियुक्त अमन पुत्र चांद खा के दाहिने पैर में गोली लगी है और वो उसको इस समय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है। इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो हाथरस में था एक नाबालिग बच्ची के साथ एक युवक ने रेप जैसी घटना को अंजाम दिया था, जिसका एनकाउंटर किया गया। लखनऊ में भी कुछ ऐसा था। 2 दिन पहले गोसाईगंज में एक युवक संदीप यादव ने एक मंदबुद्धि बच्ची का रेप किया था, जिसको लेकर के कल देर रात एनकाउंटर हुआ है। और इस एनकाउंटर में जो मुख्य आरोपी है संदीप यादव, उसके पैर में भी गोली लगी है। लगातार अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है और ऑपरेशन चला रही है। और कहते कि हर जो भी अपराधी है वो पुलिस के निशाने पर है और पुलिस से वो बच नहीं सकता। इसको लेकर के पूरी तरीके से जो डीजीपी है प्रशांत कुमार, उन्होंने भी स्पष्ट कह रखा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो और इसी के तहत कार्रवाई होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चाहे अगर आप हाथरस में जहां सुन रहे थे एसपी को, चाहे लखनऊ में हो, तमाम जगह जो घटना घटित होती है उस पर जिस तरीके से जो अपराधी है उनका मनोबल इतना बड़ा हुआ है कि पुलिस पर ही फायरिंग कर देते हैं और जवाबी कार्रवाई में उनके पैरों में या उनको भी कहीं ना कहीं या तो वो मारे जाते हैं या तो घायल हो जाते हैं। कुछ इस तरह की घटना हाथरस में भी हुई और राजधानी लखनऊ में भी हुई, जहां पर अपराधियों के पैर में गोली लगी है। संदीप यादव जो मुख्य आरोपी है उसके पैर में गोली लगी है। जब पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी तो एक जंगल में जाके छुप गए थे। तो जब पुलिस ने इनको घेराबंदी की और इनको पकड़ने का प्रयास किया तो उल्टा फायर झोंक दिया पुलिस पर। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुख्य जो आरोपी है संदीप यादव घायल हुआ और उसका जो साथी था उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक और खबर है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री जो पूर्व रहे हैं हेमवती नंदन बहुगुणा, उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की है। वो तस्वीरें आपको सीधे दिखाते हैं।
ये तस्वीर आपको सीधे हम दिखा रहे थे। पूर्व जो मुख्यमंत्री थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री हेमवती नंदन महागुड़ा की पुण्यतिथि पर सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री रीता बहुगुणा जोशी भी साथ में थी। उनके पिता है वो, और उनकी पुण्यतिथि पर वो लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। अब चलते हैं सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे सभी साथी स्क्रीन पर जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है, उनके जिलों की है, वो हमारे दर्शकों को बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अवनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर से आज की? अखंड कल भाजपा ने अपने जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है और लगभग सभी जिलों के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको बदल दिया है। तो इसी कड़ी में कानपुर में 3 ऐसे इलाके आते हैं जहां पर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। और अगर देखा जाए तो चौथा जो इलाका एरिया कहा जाए वो कानपुर देहात को जोड़ा जाता है। इससे 4 जो जिला अध्यक्ष यहाँ पर होते हैं, जिसमें से फिर से जो है कहीं ना कहीं ब्राह्मण, क्षत्रिय और दलित कार्ड भाजपा ने यहाँ पर साफ तौर पर जो है खेलने का प्रयास किया है। जहाँ पर अनिल दीक्षित जो है वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, उनको यहाँ पर जिलाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं शिवराम सिंह चौहान जो जिलाध्यक्ष पूर्व में रह चुके हैं, वो फिर से उनको जिलाध्यक्ष की नियुक्ति दी गई है। वहीं घाटमपुर से विधायक रहे जो विधायक रह चुके हैं उनको जो है दोबारा जो है एक बार जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, उनको कहीं ना कहीं फिर से जिलाध्यक्ष बनाने का जो है कवायद की गई। तो एक तरीके से भाजपा लगातार इस तरीके का कार्य कर रही है। जितने भी समाज या जितने भी समीकरण उनको लगते हैं कि इनकी जरूरत हमको आगे चल के कहीं ना कहीं चुनाव में या किसी तरीके से पड़ने वाली है, उनको सभी को कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी देने का कार्य कर रही है। इसके पहले जो जिला अध्यक्ष थे उनमें भी एक उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं फिर से उनको जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं निराशा जरूर देखने को मिली। लेकिन जिस तरीके से नए चेहरे भाजपा लाने में हमेशा रहती है कि नए नए चेहरे जो है कहीं ना कहीं लाए जाते हैं, तो साफ तौर पर जो है नए चेहरों को फिर से लाया गया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्यों आने वाले जो चुनाव है, विधानसभा का भी चुनाव होगा, तो उसमें ये लोग कितना अपना जो है सहयोग दे सकते हैं। अवनी, सबसे बड़ी बात है कि देखिए 98 जिला अध्यक्षों की चुनाव होना था, जिसमें 70 का चुनाव किया गया है, और 70 में जो सब कुछ जातीय समीकरण को विशेष ध्यान रखा गया है। सबसे बड़ी बात है कि 70 में 20 ब्राह्मण समाज से हैं, 10 ठाकुर हैं, और करीब 25 ओबीसी हैं, 6 एससी हैं, 5 महिलाएं हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जाति समीकरण का विशेष ध्यान रखा गया है, लेकिन एक बात निकल करके सामने आ रही है कि जिस तरीके से सवर्णों का जो जिला अध्यक्षों में जो जिस तरीके से वरीयता दी गई है या उनको कह दे कि प्रमुखता के साथ आगे रखा गया है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी ब्राह्मणों को, क्योंकि लगातार बीजेपी पर और सरकार पर आरोप लगते आए कि ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है, लेकिन जिस तरीके से जिला अध्यक्षों की सूची में 20 ब्राह्मणों को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, 44 नए चेहरे शामिल हैं 70 जिला अध्यक्षों में, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को खुश करने के लिए, क्योंकि 26 में पंचायत चुनाव और 27 में विधानसभा चुनाव, लेकिन कांटो भरा ताज है इन नए जिलाध्यक्षों के लिए, चाहे भी हो, चाहे जो रिपीट में हो, चाहे नया जिलाध्यक्ष हो। लेकिन एक बात जरूर समझ में आ रही है कि जो नाराजगी है ब्राह्मणों को लेकर के, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि ब्राह्मण वोटर्स बीजेपी का कोर वोटर है, और इसमें कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है समाजवादी पार्टी के द्वारा या तमाम अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा। लेकिन जिलाध्यक्षों की सूची में जिस तरीके से 20 ब्राह्मण चेहरों को शामिल किया गया और अभी भी 28 बचे हुए हैं, तो इन 28 में भी हो सकता है कुछ ब्राह्मण चेहरे हों। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो ये मैसेज देना चाहती है कि हम पूरी तरीके से ब्राह्मणों के साथ हैं? देखिए अखंड, आप लगातार देख रहे होंगे जिस तरीके से सवाल खड़े किए जाते हैं कि कहीं ना कहीं जो है ब्राह्मण समाज को पीछे रखने का प्रयास किया जा रहा है, और ये बिल्कुल साफ तौर पर देखा भी जा सकता है और कहीं ना कहीं इसको महसूस भी किया जा सकता है कि जब भी चुनाव का समय आता है तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो है एक अहम भूमिका भी कहीं ना कहीं निभाते हुए नजर आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कोर वोटर के रूप में उनको देखा जाता है। तो क्योंकि पार्टी की इस तरीके का एक जिस तरीके से किसी न किसी भी पार्टी पर विशेष समुदाय या विशेष जाति का एक ठप्पा जरूर लगा होता है, लेकिन अगर ब्राह्मण का कहा जाए तो ब्राह्मण के ऊपर इस तरीके का कोई विशेष ठप्पा नहीं लगा हुआ है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि 70 से 80% ब्राह्मण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है और भारतीय जनता पार्टी की ओर ही कहीं ना कहीं उनका झुकाव रहता है और वही वोट डालने जाता है। तो एक बिल्कुल पार्टी की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि पार्टी की ओर से जो पार्टी को लगता है कि उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारा कोर वोटर है उसको कहीं ना कहीं खुश करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि अगर कोर वोटर नाराज हो गया तो कहीं ना कहीं उनको काफी नुकसान हो सकता है। तो ये जो 20 अभी जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं और जो आने वाले जो 28 जिलाध्यक्ष हैं उनमें से भी हो सकता है 2 या 4, या हो सकता है कि 5-10 जिलाध्यक्षों की नाम में कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण उनको इसमें जोड़ा जाए। लेकिन जिस तरीके से ये कार्य किया गया है वो आप साफ तौर पर बता भी रहे हैं कि
सभी जितनी भी जातियां हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं या वैश्य, जो भी जातियां, सबको साधने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल जो ब्राह्मण है उसको खुश करने का कार्य इस वजह से जरूर किया जा रहा है, क्योंकि अन्य जो पार्टियां लगातार सवाल उठा रही हैं कि जिस तरीके से ब्राह्मण एक तरीके से भाजपा की ओर ही झुकाव रखता है, लेकिन उस तरीके से उसको कहीं ना कहीं वो सुविधाएं या वो मान सम्मान पार्टी में नहीं दिया जा रहा है। तो ये जरूर है, क्योंकि चुनाव आ रहा है, तो ये कार्य जो है पार्टी जरूर करेगी अखंड। और बिल्कुल अनिश, सही बात है, क्योंकि देखिए लगातार इस तरीके की उपेक्षा की खबरें आती हैं। और सबसे बड़ी बात है, लोग कहते हैं कि ब्राह्मणी अपराधी क्यों है, ठाकुर भी तो अपराधी है। बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े किए जाते हैं, ब्राह्मणों की उपेक्षा की बात की जाती है। लेकिन समय समय पर तमाम जगहों पे है कि अगर सब पिछली सरकार की बात की जाए तो वहां पे दिनेश शर्मा थे डिप्टी सीएम, यहाँ पे ब्रजेश पाठक है डिप्टी सीएम। और जो मुख्य है, कहते हैं कि महत्वपूर्ण पदों पर भी ब्राह्मणों को विशेष ध्यान रखती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए लेकर के आई है, इसमें उसने एक तरीके से जो उन्होंने एक सिंबॉलिक करने के रूप में कहा था कि अगड़ा या कहे कुछ दूसरा पार्ट, लेकिन वो अल्पसंख्यक से जोड़ा गया। और इस अभी कुछ दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिस तरीके से सवर्णों को लेकर के एक अलग बयान दिया था, उससे भी खासा रोष है। अब देखने वाली बात है जिला अध्यक्षों में जिस तरीके से सवर्णों के ऊपर, क्योंकि 70 में से 39 सवर्णों पर भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी ने, देखने वाली बात है। और इस लिस्ट पर समाजवादी पार्टी के मुखिया तंज कस भी चुके हैं। अब देखते हैं कि जो पंचायत चुनाव है 2026 में और 2027 के विधानसभा चुनाव में ये जिला अध्यक्षों की जो सूची जारी की गई, इसका कितना असर आता है। एक सवाल आखिरी अवनीश आपसे है, सूची में सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि सरकार उनकी मंत्री, सांसद और जो विधायक हैं उनको विशेष उनका ध्यान रखा गया और उनके हिसाब से ही इनका चयन भी किया गया। क्या कुछ ऐसा है कानपुर में भी कि वहां के जो मुख्य लीडर है सतीश महाना, या उनके पसंदीदा लोगों को या उनके चेहरों को जिनको पसंद करते थे उन पर दाव लगाया गया, या जिस तरीके से संगठन तय करता है चुनाव प्रक्रिया के तहत उस तरीके से रखा गया? अखंड, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जितना भी इतिहास है या सभी लोग जानते हैं कि कोई भी उम्मीद नहीं लगा सकता है कि किसको एक चेहरा बना करके कहीं ना कहीं जो है सामने लाया जा सकता है। जिस तरीके से कानपुर देहात एक बड़ा जिला है, हालांकि उसको कानपुर का हिस्सा था लेकिन अलग किया गया है, लेकिन क्षेत्रफल के मामले में देखा जाए तो काफी बड़ा है। और काफी बड़ा क्षेत्रफल होने के नाते कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी वहां पर भी बनती है जो जिला अध्यक्ष बनता है। तो जिस तरीके से वहां एक महिला जिला अध्यक्ष को बनाया गया है और एक ऐसा नाम लाया गया है जिसको लगभग कोई नहीं जानता था, जिसको पता ही नहीं था कि ये महिला जो है इतना कार्य, हालांकि जिन लोगों को भी ये जिम्मेदारी दी जाती है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरू से कार्य कर रहे होते हैं और काफी हद तक उनका जो है कहीं ना कहीं समर्पण भाव उसमें रहता है। बात अगर की जाए कि किसी के विशेष खास व्यक्ति का अगर जो है चयन किया गया हो, तो इस पर बहुत ज्यादा कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जितने भी कार्यकर्ता हैं वो शिद्दत के साथ में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते हुए नजर आते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर अनिल दीक्षित हैं जिनको मेन जो यहाँ पर जिला अध्यक्ष की सूची में रखा गया है, तो वो काफी वरिष्ठ नेता हैं, काफी पुराने नेता हैं और लगातार जो है सक्रिय तौर पर कार्य भी करते रहते हैं। तो अगर इसको उससे जोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है गलत होगा। और बाकी अगर जिस तरीके के सवाल पार्टी जो अन्य पार्टियां उठा रही हैं, तो हो सकता है उनके पास में कोई ऐसे साक्ष्य हो सकता है कोई ऐसा उन्होंने कोई आदमी व्यक्ति को देखा हो कि जिससे उनको लगा हो किस तरीके का कार्य। लेकिन कानपुर में जिस तरीके से चयन किया गया, मुझे नहीं लगता है कि किसी विशेष व्यक्ति का चयन किया गया है। और फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि अखंड, देखिए, जो भी व्यक्ति होता है पार्टी में, जो भी व्यक्ति होता है उसका किसी ना किसी संबंध जरूर होता है और देखा जाए तो सभी से संबंध होता है। अब कोई अगर किसी का विशेष है तो उसमें अगर इस तरीके की टिप्पणी की जाती है तो एक उस पार्टी की सोच पर भी निर्भर करता है अखंड। बिल्कुल अमरीश, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा कैडर, और यकीन मानिए और जिस तरीके से दिखता है उसकी कार्यशैली में कि हमेशा चुनाव मोड में रहते हैं। और यहाँ पर अगर जिला अध्यक्षों की भी अगर चुनाव प्रक्रिया हो तो उसमें भी तमाम बड़े जो लोग हैं उनको लेकर के चला जाता है, और कहीं ना कहीं चुनाव पर्यवेक्षक से लेकर के तमाम चीजें बनाई जाती हैं और एक पूरी चुनाव प्रक्रिया होती है जिसके तहत एक जिला अध्यक्षों का भी चुनाव होता है। तो बहुत बड़ी टीम है भारतीय जनता की पार्टी के पास और टीम के साथ ही वो आगे बढ़ती है। लेकिन बहुत जगहों से ऐसी बातें आ रही निकल करके, शायद यही कारण है कि कुछ जगहों पर जो जिला अध्यक्ष है वो रिपीट भी किए गए। अपने पसंदीदा लोगों को लेकर के चुनाव में उतरने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, कहा गया कि उनकी टीम या जो विधायक सांसद थे उनकी बात नहीं सुनी गई या लोगों की बात नहीं सुनी गई, जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये लोग कितने महत्वपूर्ण साबित होते हैं बीजेपी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अवनीश। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए अगर सबसे पहले आपको बता दें कि जैसे आप अभी चर्चा कर रहे थे उन्नीस के साथ कानपुर से, और कानपुर ये नहीं उत्तर प्रदेश में लगभग हर
सीट पे जो है बीजेपी ने अपना जिला अध्यक्ष घोषित कर दिया। और रायबरेली की अगर बात करें तो रायबरेली में जो है जो जिला अध्यक्ष पहले थे वो बुद्धिलाल पासी, यानी अगर बात करें तो दलित वोटों को बीजेपी ने फिर से साधने की कोशिश करी है। और जिस तरीके से ये चर्चा बहुत तेज है, आपने भी जा सके वहां पे अलग तो हर जगह हर जिले की अलग राजनीति को लेकर के बीजेपी ने ये ट्रम्प कार्ड फिर से खेला है। और डेफिनेटली मैं कहूंगा जहां पे मेरा फायदा होगा मैं उस तरीके से वहां पे वो चाल चलूंगा। शतरंज की ये चाल है और राजनीति शतरंज से कम नहीं है अखंड। तो इस शतरंज के चाल में जो बीजेपी के ऊपर बैठे हुए बड़े बड़े आला कमान है, उन्होंने वो गोटियां और वो मोहरे वैसे ही चले हैं जहां पर उनका अपना बेनिफिट हो, जहां पर उनके अपने प्यादे मात ना खाएं। तो इन प्यादों को इन अगर मैं शतरंज की बात कर रहा हूं, सॉरी टू से, तो जो अपने प्यादे उन्होंने चले उन प्यादों के अकॉर्डिंग जहां पे उनको अपने बेनिफिट नजर आ रहे हैं वहां पे उन्होंने वो कार्ड खेला है। और जैसे अगर रायबरेली की बात करूं तो रायबरेली पे पहले जो है जो कार्यकाल बीता उस कार्यकाल में बुद्धिलाल पासी जो है यहाँ पे जिला अध्यक्ष रहे और वापस से उन्हीं के ऊपर बीजेपी ने एक दांव फिर से खेला। और बड़े पैमाने पर रायबरेली जिले में अगर बात करें तो पासी समाज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। जिस तरीके से 2027 का चुनाव है उस 2027 के चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं 4.5 लाख वोटर जो है पासी समाज का है। तो बीजेपी ने वापस से ये ट्रम्प कार्ड खेला है। जी अकड़ इंद्रवीर, एक महत्वपूर्ण सवाल इसी पर ले लेते हैं क्योंकि ऐसी खबरें आ रही है कि जो बुद्धिलाल पासी जिनका चुनाव जिलाध्यक्ष के रूप में किया फिर से उनको बनाया गया है, उनके खिलाफ पूर्व 5 जिलाध्यक्षों ने लिखा था सरकार को, संगठन को कि इनको जिलाध्यक्ष ना बनाया जाए। लेकिन मंत्री जो दिनेश प्रताप सिंह है वो इनके फेवर में थे और कहा जा रहा है कि उनके फेवर होने की वजह से उनके पक्ष में होने की वजह से फिर से उनके ऊपर बीजेपी ने दाव लगाया है। आप ग्राउंड पे रहते हैं और तमाम राजनीतिक क्या कहें, अगर बीजेपी कांग्रेस तमाम जगहों पर आप जाते रहते हैं और वहां पे जो ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट है वो आपको जानकारी है, तो क्या इस बार माना जाए कि रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह का जो कार्ड था या दिनेश प्रताप सिंह की चली है या फिर संगठन ने उनकी छवि को देखते हुए ही उनको फिर से वापस जिला अध्यक्ष बनाया गया है? देखिए अगर मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है शायद किसी पर्टिकुलर, देखिए अफवाहें तो उड़ती हैं, नो डाउट अफवाहें उड़ती हैं कि फला नेता के जो है उत्तर प्रदेश में मंत्री है दिनेश प्रताप, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री और आला कमान जो ऊपर बैठा है दिल्ली, वो कहीं ना कहीं उस तरीके से अपनी पैनी नजर बनाए हुए बुद्धिलाल पासी का एक जिस तरीके से उन्होंने उनको जो है अपनी भूमिका निभाने के दिए, कहीं ना कहीं 4.5 लाख वोटर बड़ा मायने रखता है। 6 विधानसभा अखंड 6 विधानसभा में 4.5 लाख पासी समाज का वोटर बड़ा मायने रखता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा दिनेश सिंह ने अपनी वो करी कि जो है उनकी बदौलत इनको जो है बुद्धिलाल को रिपीट किया गया, नहीं, ये कहना अभी गलत होगा कि क्यों, क्योंकि जो आला कमान है, जैसे आपने कहा और अभी अवनीश बात कर रहे थे कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कब कहां किसको बिठा दे और कब कहां किसको कब पार्टी से बाहर कर दे उसका कोई जो है सोची समझी रणनीति नहीं होती। वो रणनीति जब बनाते हैं तो वो 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर उनका फैसला होता है आला कमान पे। अब आप देख लीजिए, बीते हुए दिनों में किसी ने उम्मीद नहीं लगाई होगी राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा। वसुंधरा राजे का नाम चल रहा था और शिवराज चौहान का नाम एमपी में चल रहा था। तो उस तरीके से जिस तरीके से बीजेपी में ट्रम्प कार्ड खेला और रेखा गुप्ता जो दिल्ली में अभी सीएम बनी, कहीं ना कहीं अगर देखिए उसपे जो है ब्रिजेश गुप्ता को लेकर के वहां पे कई ऐसे और चीजें जो बड़े नेता थे उन पे लग रहा था कि इनको जो है पार्टी नेतृत्व करने का मौका देगी। लेकिन जिस तरीके से बुद्धिलाल पासी को रिपीट किया, इसमें देखिए किसी नेता का रोल नहीं हो सकता। हाँ, पार्टी में है, संगठन में है तो डेफिनेटली सजेशन कर सकता होगा इंसान, लेकिन ये नहीं कह सकते खासकर हम नहीं कह सकते मीडिया कर्मी कि किसी की बदौलत ये रिपीट हुई है और इस पे मोहर लगाना हमारे और आपके लिए शायद बेहतर नहीं होगा। जो कहने कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये एक अफवाहें हैं, अफवाह पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम जीरो ग्राउंड पे हैं। आपने जैसा कहा अफवाहें हैं मार्केट में, जी हाँ अफवाहें हैं मार्केट में कि दिनेश सिंह ने जो है बुद्धिलाल को जो है वापस से अध्यक्ष पद दिला दिया, लेकिन ये अफवाहें ही है अखंड, जहां तक हम जानते हैं। बिल्कुल इंद्रवीर, यही जानना चाह रहे थे कि जिस तरीके से आप ग्राउंड पे रहते हैं आपको पता है कि देखिए अफवाहों के बाजार के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात भी है, इसमें कुछ ना कुछ जरूरी एक देखिए तालमेल, कोई ना किसी चीज का एक कनेक्शन होता है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव हुआ था, जो पिछला एक बड़ा चुनाव है, और रायबरेली में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है, बहुत बड़े मार्जिन से राहुल ने जीत हासिल की है। और अगर जिला अध्यक्ष की भूमिका में अगर बुद्धिलाल पासी थे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज जरूर जा रहा था। और अगर उनके फेवर में क्या अगेंस्ट में चीजें जा रही थी कि इतने बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी को वहां पे हार की है। दूसरा एक और पॉइंट था कि 5 जिला अध्यक्षों ने उनके खिलाफ लिख रखा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी क्या फैसला लेगी किसी को नहीं पता, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य हार गए थे, हारने के बाद भी उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया।
तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तमाम चीजों को एक समीकरण बैठाती है और समीकरण पे ही सब कुछ चीजें सेट करती है। अब कौन सी चीजें किसके फेवर में जाती है, किसके अगेंस्ट में जाती है, देखने वाली बात होती है। लेकिन अगर ये कहें कि अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बहुत बड़ी हार के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां से अपना जिलाध्यक्ष नहीं बदला है और विश्वास कायम रखा है बुद्धिलाल पासी पे, तो एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हारे हुए घोड़े पर कोई दांव नहीं लगाता। जिलाध्यक्ष की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर आपने चुनाव के समय में इतने बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की अगर हार हुई है, तो कहीं ना कहीं उसका कहीं ना कहीं अगर ठीकरा है दोष उन पर भी जाता है। क्योंकि आपने किस तरीके से, क्या कार्यकर्ता नाराज थे या कार्यकर्ता सड़क पर नहीं निकले थे, बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं जो देखती है, जो चुनाव समिति होती है बीजेपी की, वो तय करती है कि आखिरकार आपकी जिम्मेदारी, आप में क्या कमी रह गई थी। लेकिन बीजेपी के पास कई ट्रम्प कार्ड है और सबसे बड़ी बात है कौन सा फैसला, क्या फैसला, कैसा फैसला वो लेगी, ये किसके बारे में कोई जानकारी किसी के पास नहीं रहती है। लेकिन इंद्रवीर, यही सवाल है कि आखिरकार हारे हुए घोड़े पर जिस तरीके से दाव लगाया गया है, बीजेपी अपने आप में एक अद्भुत और एक अलग अलौकिक पार्टी के रूप में काम करती है। कब जाने क्या फैसला ले, उसको भी कुछ पता नहीं रहता। देखिए, अगर लोकसभा हार जाने के बाद मैं कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बीजेपी लोकसभा हारी और बड़े पैमाने से हारी, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, एक बड़े राजनीतिक विश्लेषण एक जगह हो रहा था और मैं वहां पे मौजूद था। और उस मौजूदगी में किसी ने कहा कि शायद सपा और कांग्रेस अगर हट करके चुनाव लड़ती तो इसका रिजल्ट कुछ होता है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि बीजेपी तब भी चुनाव जीती, नहीं, लेकिन वो मार्जिन जो होता ना अखंड, वो कम होता। और अब दूध का दूध और पानी का पानी, जैसे भी हमने कुछ टाइम पहले भी राजनीतिक बुलेटिन में चर्चा करी थी आपके साथ कि जो पैमाने होते हैं वो सेट करने और सेट कराने में और सेट कब तक हो रहा है वो बड़ा मायने रखता है। और जिस तरीके से हम और आप चर्चा करते हैं अक्सर कि क्या ये जय भूरी की जोड़ी वापस से 2027 में दिखेगी अगर, तो 6 विधानसभा जो रायबरेली में है, जो कि 5 सपा के पास है और 1 बीजेपी के पास, 2 बीजेपी के पास, सॉरी, सलोन विधानसभा और सदर विधानसभा, और 4 जो है उनके पास है, जिसमें से अभी एक ऊंचाहार अगर बात करें तो वो अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, खैर वो भी सपा के पास ही है। तो जिस तरीके से अगर ये है, अगर ये दोनों साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं वोट बैंक और वोट प्रतिशत और बीजेपी की सीटें घटेंगी, ये हम अभी से कह सकते हैं। और ये विश्लेषण अभी से नहीं, बहुत पुराने। दूसरी बात, जैसा आपने कहा कि क्या आने वाले समय में समीकरण, और जो मैंने विश्लेषण की बात की उस विश्लेषण में भी यही था कि वो मार्जिन कम होता, जो इतना बड़ा मार्जिन गया वो मार्जिन कम होता। अब तीसरी चीज अगर मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हम लोग ये बात कर रहे हैं ना, वो आने वाले समय में 2027 से बीजेपी ने तो अपना हुंकार भरना शुरू कर दिया, बाकी पार्टियों का पता नहीं, लेकिन बीजेपी ने जो अपने दांव पेच खेलने शुरू कर दिए, वो चुनाव में आने वाले समय में उनको दिखाई दे रहा है कि वो चुनाव की तैयारी में भरपूर तरीके से लगी। जिस तरीके से भी उन्होंने हरियाणा जीता और दिल्ली जीता और उसके बाद महाराष्ट्र में सरकार बनाई, तो वो कहीं ना कहीं फुल फॉर्म में है। अभी तक उनका कोई भी बैट्समैन किसी तरीके से बैकफुट पे नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल इंद्रवीर, शायद यही कारण है कि बीजेपी जो फैसले लेती है, जो निर्णय लेती है, उस फैसले और निर्णय में बहुत कुछ चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई भी नहीं देती। लेकिन इतना जरूर है कि जो बीजेपी फैसले लेती है वो अपने आप में एक अलग ही फैसला होता है और जिसको सभी को मानना भी पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे फैसले, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो समझ में भी नहीं आती है लोगों को कि आखिरकार ये फैसला क्यों लिया है। लेकिन तो फैसला है, भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला है वो अपने आप में जो उसके कार्यकर्ता है उसको मानते हैं। कुछ कहना चाह रहे इंद्रवीर, आप बताइए। राजनीति पे तो हमारा आपका शायद आप राजनीति करने बड़ी लंबी, हम दूसरे खबर पे बात करने वाले थे आज, और ये राजनीति चल रही थी तो मुझे लगा कि हमें भी बताना चाहिए यहाँ पे क्या माहौल है। तो उसको लेकर मेरी एक दूसरी खबर है, 2 मिनट का विजुअल है, हम चाहेंगे विजुअल प्ले हो जाए, उस पर मैं 2 सेकंड संक्षेप में बताकर खत्म करूंगा। एक विजुअल है हमारे पास और ये बड़ा भयानक विजुअल है, और ऐसे विजुअल पे हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। जिस तरीके से केंद्र सरकार की एक बड़े पैमाने पर ये तस्वीर निकल के सामने आई है, ये रायबरेली रेलवे स्टेशन, और अगर बात करें तो जिस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सफाई कर्मी है वो फिर से वापस से धरने पर बैठे हुए, और उन्होंने होली के इतने बड़े पर्व के बाद भी जो है धरना शुरू कर दिया। और जिस तरीके से गंदगियां आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म पे जो जिस तरीके से अंबार लगा हुआ है, उनका फिर से वही वेतन का प्रॉब्लम है, जैसे हमने बतरावा में आपसे कुछ दिन पहले सब बढ़िया है। तो फिर आते हैं, रुक जाओ। बातें नहीं, एकदम पक्का है आएंगे। ये तस्वीरें अखंड रायबरेली रेलवे स्टेशन पे,
और यहाँ की तस्वीरें बयां कर रही है कि जिस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, क्या ये कहीं ना कहीं, और होली के बाद अगर बात करें तो कई सारी ऐसी घटनाएं, रेलवे स्टेशन के बगल में भी बात करें तो एक युवक की जो है गला रेत कर जो है मारने की कोशिश की गई, और अगर होली के बाद बात करें तो कई युवकों ने जहरीला पदार्थ खाया। कई ऐसी घटनाएं होली के बाद निकल के ज्यादा वायरल हो रही है, और खासकर ये ज्यादा जो अभी हमने दिखाई तस्वीर, ये तस्वीर मीडिया में, लोकल और सोशल मीडिया में जो है बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसको लेकर के रायबरेली और कई केंद्र सरकार की जो मंशा है उस पर जो है दांत लगाती नजर आ रही है कि जिस तरीके से ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, क्या ये गंदगी का अंबार है, और दूसरी चीज गंदगी के अंबार साथ साथ बीमारियां फैला रही है। जिस तरीके से साफ सफाई अभियान को लेकर योगी सूबे के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और दूसरी बात में केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सफाई अभियान चला रहे हैं और स्वच्छता को लेकर इतना फोकस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रेलवे के जो अधिकारी हैं, आला कमान जो रायबरेली के हैं, वो इस तरीके से अपनी और अपने सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। जी बिल्कुल धूमिल होती है, क्योंकि इस तरीके की जब तस्वीरें आती हैं वो अपने आप में मैसेज देती है कि स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर कितना करोड़ों रुपए का तो केवल ऐड पे खर्चा किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चा बच्चा जान गया है। अगर आप बच्चों से भी पूछेंगे तो वो भी स्वच्छ भारत अभियान की तारीफ करते हैं, और एक रैपर है वो उठा करके डस्टबिन में डालते हैं। लेकिन जिस तरीके से स्टेशनों पर या इस तरीके से सार्वजनिक स्थलों पर इस तरीके की गंदगी का अंबार देखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे कि स्टेशन अधीक्षक क्या कर रहे हैं। क्या इस तरह की गंदगी उनको नजर नहीं आती है? क्या तस्वीरें देखते हैं तो क्या दिखाने के बाद उनका फर्ज नहीं है कि वो स्टेशन पे किस तरीके का माहौल है, कहाँ गंदगी का अंबार है, क्या व्यवस्था अव्यवस्था बनी हुई है, उसको ध्यान में नहीं रखते? लेकिन इतना जरूर है, कल भी राजधानी लखनऊ के स्टेशन पे इस तरीके की तमाम खबरें चल रही थी कि बहुत अव्यवस्था थी वहां पर, और बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर लोग हैं, क्योंकि होली का त्योहार है, लोग आवागमन के लिए ट्रेन सबसे सुगम एक संसाधन है। ऐसे वहां पर भी बहुत गंदगी का अंबार था, लेकिन समय समय पर वहां पे सफाई कर्मचारी पहुंच करके साफ सफाई को ध्यान दे रहे थे और साफ सफाई भी कर रहे थे। लेकिन इतना जरूर है, जो जितने भी ऐसे स्टेशन है जहां पर इस तरीके की स्थितियां पैदा होती है, वहां पर लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। और अगर कोई किसी तरीके का कोई वहां पर नहीं पहुंच पाया सफाई कर्मचारी, तो कोई और दूसरी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे इस तरीके गंदगी का मामला लग सके। इंद्रजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है हरदोई से? और जी मैं पहले तो मैं हरदोई की बड़ी खबर बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना ट्रम्प कार्ड खोल दिया है। अभी इससे पहले अजीत सिंह बब्बन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, और उसके बाद 17 लोगों ने यहाँ पर जिलाध्यक्ष का पर्चा डाला था, और इस बार भी अजीत सिंह बब्बन को ही भारतीय जनता पार्टी का सदस्य घोषित कर दिया गया, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खुशी की लहर दौड़ गई है। और दूसरी खबर मैं बताना चाहूंगा, हरपारपुर थाने के अंतर्गत एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। वहां पर वो नमकीन का कारोबार करते थे, जो कि परिजनों ने उनका आरोप लगाया है कि उनकी पुरानी रंजिश को लेकर उनकी हत्या की गई है, और पुलिस वालों ने एक को गिरफ्तार कर दिया है और उसकी छानबीन जारी है। जी अखंड। आदर्श, पहली खबर पे आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जिलाध्यक्षों की सूची आई है, और बहुत कहते हैं कि प्रतीक्षा के बाद, मतलब बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी जिस सूची की, वो सूची अब आ गई है। 70 जिलाध्यक्षों को का चयन किया गया है। अभी भी 28 जिलाध्यक्ष बाकी हैं चयन करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बदलाव हुआ है हरदोई में। लेकिन एक बात आपसे भी सवाल है, मैं अवनीश से भी मैंने पूछा, रायबरेली में इंद्रवीर से भी मैंने पूछा, और आपसे भी मैं वही सवाल दोहराना चाह रहा हूँ कि आखिरकार जो जिलाध्यक्ष का नाम का ऐलान हुआ है, इस पर किसकी चली है? सरकार की चली है, या हरदोई के प्रभावशाली नेता की चली है, या फिर सच में कार्यकर्ताओं के चुनाव से, या फिर जिस तरीके से वहां पर लोगों की कहते हैं कि डिमांड के रूप में उनको देखा गया, बहुत प्रभाव है उनका और अच्छा नाम और एक अच्छी पहचान है, इसकी वजह से उनको चुना गया? कौन लोग या किस चीज, कौन सी चीज जिम्मेदार थी इनके चयन में? जरा आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। एक तो उसकी सबसे पहली बात तो ये प्रभाव की कुछ चली है, कुछ छवि को लेकर चली है, कुछ उन्होंने काम भी किया है, इसलिए जिला पार्टी के लोगों ने उनकी छवि को लेकर भी वोट दिया है, और काम को भी उन्होंने अंजाम दिया था, इसलिए काम को लेकर भी उनको जिला से घोषित किया गया है। जी अखंड। आदर्श, नरेश अग्रवाल एक बहुत बड़ा चेहरा है, और आप जिस तरीके से देख रहे हैं नरेश अग्रवाल के करीबी है जो नए जिलाध्यक्ष है, क्योंकि वैसे तो जो नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, सभी बड़े नेताओं के करीबी होते हैं, लेकिन जो मौजूदा जिलाध्यक्ष जिनका कल चयन हुआ है, लेकिन वो नरेश अग्रवाल के करीबी है। कहते हैं कि हरदोई में नरेश अग्रवाल का एक बहुत बड़ा कद है, और उनकी भी कोई सहमति जरूर ली जाती है किसी भी फैसले में, जी बिल्कुल, मैं नरेश अग्रवाल जी की बात है, हरदोई जी के बहुत सद्भावन नेता है, और नरेश अग्रवाल जी की सहमत से ही उनको लड़ाया गया था। और नरेश अग्रवाल की अगर बात करें तो उनकी छवि हरदोई जनपद में काफी अच्छी है, और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें
तो अजीत सिंह बब्बन जी हैं, उनके काफी भी करीबी भी हैं, और कहीं ना कहीं ये उनकी भी ही जीत है। जी अखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आदर्श। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? बिल्कुल अखंड, देखिए राजनीति की बात चल रही है तो राजनीति की तो बात करेंगे। खबरें दो बड़ी हैं, महत्वपूर्ण हैं। पहले जिला अध्यक्ष हमारे यहाँ से आशीष श्रीवास्तव थे और 2022 का चुनाव भी उन्होंने देखा और उसके बाद फिर से उन्हें पुनः जो है चुन लिया गया है। अखंड, आपको बताते चले कि आशीष श्रीवास्तव 7 विधानसभाओं को चुनाव लीड किया था और 7 में से अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक अगर मैं बात करूं तो गठबंधन तो उनके थे, लेकिन एक भाजपा की, एक कांग्रेस को गई थी और एक दो जो है रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, जो कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, 2 सीटें उनके कब्जे में थी। अब बात करते हैं कि जिस तरीके से बहुत ही अच्छी जीत 2022 में कहा नहीं जा सकता कि भाजपा ने यहाँ पे जीत हासिल की थी, क्योंकि देखा गया था कि 2017 के चुनाव में दबदबा उनका लगातार बना हुआ था और लगातार बात करें तो यहाँ पे 3 भाजपा थे, एक अपना दल थी। क्या गया कि एक भाजपा 2022 के चुनाव में एक भाजपा एक अपना दल है, गठबंधन में है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो उन्हीं की सीट है। लेकिन भाजपा का जहां तीन विधानसभा उनके कब्जे में थी, अब की सिर्फ एक रह गया। फिर से उनके ऊपर दांव खेलना कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि थोड़ा सा डिफीट खा सकते, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी ये डिफीट खाए और सपा के खाते में दोनों सीट लोकसभा की चली गई। कह सकते हैं कौशाम्बी, जो कि 2 विधानसभा कौशाम्बी में लगते हैं, वो भी सपा में चली गए थे और शहर का जो लोकसभा सीट थी जहां पे संगम लाल गुप्ता खड़े हुए थे, वो भी सपा के खाते में चली गई। तो देखिए फिर से दांव खेलना और फिर से वही गलतियां दोहराना, तो मेरे हिसाब से आशीष श्रीवास्तव के ऊपर कहीं ना कहीं बीजेपी ने गलत दांव खेला है। कहा जा सकता है कि प्रभावशाली नेता, क्योंकि देखिए अभी अपने साथी की बात सुन रहे थे इंद्रवीर की, कि आपने पूछा कि क्या दिनेश सिंह का हाथ रहा कि उनको जिला अध्यक्ष दोबारा चुनने में, तो हम ये कह सकते हैं कि आशीष श्रीवास्तव को बनाने में प्रतापगढ़ के बीजेपी के कुछ नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ नेताओं का जो कि प्रभावशाली है, उनको बनवाने में उनका हाथ हो सकता है। तो इसमें नो डाउट है, क्योंकि जब ये चुनाव नहीं शुरू हुआ था तभी से कहा जा रहा था कि आशीष श्रीवास्तव ही रिपीट होंगे और यहाँ से काफी लोगों ने नामांकन किया था। यहाँ तक कि जो आशीष श्रीवास्तव के पहले जिला अध्यक्ष थे हरि ओम मिश्रा, उन्होंने भी नामांकन किया था, कई ऐसे दिग्गज लोगों ने नामांकन किया था और फिलहाल दांव तो काफी लोगों ने खेला था। 2 ही 3 नाम चल रहे थे, जिसमें एक हरि ओम मिश्रा थे, एक आशीष श्रीवास्तव थे और एक राजेश सिंह थे। ये 3 नाम ऐसे थे कि चल रहे थे कि काफी कांटे की टक्कर है, लेकिन पुनः निर्वाचित हो जाना ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से कि 2022 के चुनाव में एक हार का कारण कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ में संगठन को मजबूत नहीं कर पाए और हार का सामना करना पड़ा। एक कैबिनेट मिनिस्टर हार गए, जो कि शुरू से कहा जा रहा था कि पट्टी विधानसभा राजेंद्र प्रताप सिंह और मोती सिंह के लोग काफी नाराज है, वहां की जनता उनसे काफी नाराज है। संगठन ने पूरा अपना आरएसएस की बात करें या बीजेपी संगठन की बात करें, पूरा उन्होंने दम खोल दिया था, लेकिन तब भी हम लोगों ने ये पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि 25,000 प्लस से राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह की हार निश्चित है और हम लोगों ने बीजेपी के लोगों को भी बताया था। लेकिन कोई भी ऐसा संगठन के लोग, अगर मैं भाजपा जिला अध्यक्ष की बात करूं तो वो भी एक तरीके से अंदर खाने से नाराज चलते हैं। अगर मैं बात करूं और भी किसान मोर्चा या महिला मोर्चा के लोगों से, तो काफी लोग नाराज चल रहे थे पट्टी से। चाहे मैं बात करूं तो रानीगंज विधानसभा, वो भी, उनसे भी काफी लोग नाराज चल रहे थे। लेकिन बात थी कि संगठन को
वो 2022 में उस तरीके से अगर मजबूत ये लोग अंदर खाने जो उनके छोटे कार्यकर्ता थे अगर ये मना ले जाते तो वो दोनों सीटें मैं बात करूं रानीगंज में बहुत बड़ी हार नहीं हुई थी। मैं वो जो वही ज्ञानेंद्र वही 3000 से ये सवाल मिनिमम 3000 से रानीगंज से धीरे ज्ञानेंद्र वही सवाल वही है कि आखिरकार 22 का चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, दोनों में इस तरीके की हार अगर मिली है तो आखिरकार इतना ज्यादा मेहरबानी क्यों? उनसे अधिक कोई दूसरा नेता नहीं है, प्रभावशाली नेता नहीं है या उनसे योग्य नेता नहीं है? वही मैं सवाल कई जगह पे आ रही खबरें देखिए बिल्कुल डिनाई किया जा सकता है लेकिन जो हम राजधानी में है और यहाँ पर खबरें जो आती है ना वो छनते हुए एकदम क्लियर आ जाती है और इसीलिए जो खबरें चल रही है जो खबरों का जो बाजार गर्म है वो यही है कि बहुत सी जगहों पर सांसद विधायकों की बहुत चली है वो यही है प्रभावशाली उनके प्रभाव के कारण ही बहुत से ऐसे सीट पे जो नए लोग हैं 70 में से 44 नए चेहरे हैं और बाकी सब रिपीट हुए हैं तो कैसे? रायबरेली में देखा लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी हार का अंतर था, प्रतापगढ़ में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं तो आखिरकार इस तरीके से नजरअंदाज करते हुए इनके ऊपर अगर मेहरबानी है तो उसमें जरूर किसी न किसी का तो हाथ होगा। प्रतापगढ़ में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं तो आखिरकार इस तरीके से सबको नजरअंदाज करते हुए इनके ऊपर अगर मेहरबानी है तो उसको जरूर किसी न किसी का तो हाथ होगा। बिल्कुल देखिए अखंड आपको बताएं लोकसभा में एक रिपोर्ट गई थी और आपको भी ये जानकारी होगी कई जिलों से मंगाई गई थी क्योंकि आप देखिए लखनऊ में बैठते हैं आप मेन हब में है आपको ये जानकारी जरूर होगी कि एक रिपोर्ट गई थी जिसमें प्रतापगढ़ से लोकसभा के जो सांसद थे उनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं गई थी और खासतौर पर रिपोर्ट तब अच्छी नहीं गई थी जब 2022 से 23 के बीच में एक घटना घटित हुई थी। आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा मैं घटना एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। वो घटना थी अभी राज्यसभा सांसद और मोना जी के साथ जो सांगीपुर ब्लॉक में संगमलाल गुप्ता ने जिस तरीके से हाथापाई की सूचना आई थी बहुत अच्छी तरीके से आपको याद होगा तो उसके बाद से छवि थोड़ी सी उनकी ऊपर नीचे होने लगी थी। रिपोर्ट गई थी कि संगमलाल गुप्ता नहीं जीत पाएंगे लेकिन यहाँ के जो संगठन के लोग थे वो भी कह रहे थे लेकिन उनको वहां यहाँ से दिया गया। तो मैं एक रोल ये भी मान सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के जिला अध्यक्ष थे शायद उन्होंने ऐसा मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ लेकिन जो चर्चाएं थी उस समय वो उन चर्चाओं की बात करें कि इन्होंने रिपोर्ट भेजी कि नहीं पूर्ण रूप से जीत जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है संगमलाल गुप्ता जीत जाएंगे और भारी मतों से जीतेंगे। तो देखिए हार का सामना अब 64,000 वोटों से इनको देखना पड़ा था संगमलाल गुप्ता को। तो साफ तौर पे है अखंड की अगर जो संगठन रिपोर्ट मांगता है अगर आप वो रिपोर्ट को उस टाइम डिनाई ना किए होते और खासतौर पे जिला अध्यक्ष अगर उस रिपोर्ट को डिनाई ना किए होते तो आज भाजपा का यहाँ पे एक मजबूत जो है सांसद होता। अगर संगमलाल गुप्ता को टिकट न दिया गया होता तो आज काफी महत्वपूर्ण सीट होती। आज जहां 8 सीटें इनकी बड़ी होती कौशाम्बी में भी विनोद सोनकर के लिए नारायणा हम लोग भारी मतों से जीत रहे। भाई साहब आप लोग खुद देख लीजिए राजा भैया का एक प्रभाव था कि आसपास के कई लोकसभा में उन्होंने जो है कह सकते हैं कि घात लगाया था और कई लोकसभा जो है सपा जीत के गई थी। उन्होंने सीधे मन से कह दिया मेरा तो कोई लेना देना नहीं आपको जिधर जाना वहीं से ही सपा के नारे लगने शुरू हो गए थे। तो देखिए विनोद सोनकर को वो इफेक्ट देना चाहते थे लेकिन उनको खुद नहीं जीत जाएगा और काफी सीटें जो है भाजपा हार जाएगी। तो देखिए खासतौर पे साफ बातें हैं कि पुनः आशीष श्रीवास्तव को चुनना कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से प्रतापगढ़ के लिए काफी भाजपा के लिए माइनस हो सकता है क्योंकि संगठन अभी भी कल मैं बैठा था मेरे आंख के सामने की बात है। आप ये सोचिए कि एक फिर से पुनः निर्वाचित होके चले आना और युवा मोर्चा के कार्यालय पहुंचना और उनके स्वागत के लिए कोई भी युवा मोर्चा का जो है पदाधिकारी नहीं है। तो ये साफ तौर पे दर्शाता है। मैं उसी कार्यालय के ठीक बगल बैठा था मैंने देखा 2 मिनट के लिए आए कोई भी उनको स्वागत के लिए नहीं दिखा वो गाड़ी में बैठे चल दिए। तो ये साफ तौर पे अंतर कला दिख रही थी कि कितने लोग नाराज उनसे दिख रहे हैं और खास तौर पे आशीष श्रीवास्तव से दिख रहे हैं। तो ये साफ तौर पे ये छोटा सा उदाहरण था और न जाने ऐसे कई उदाहरण प्रतापगढ़ में मौजूद है और अब 2027 के चुनाव में ये दिखेगा भी। वो अभी से मैं आपको बता दे रहा हूँ
कि अगर ये अभी अपने नाराज पदाधिकारियों को मनाने में नहीं लगेंगे, अपने नाराज लोगों को मनाने में नहीं लगेंगे, तो जो 2027 जो एक सीट, मैं कह सकता हूँ कि एक सीट जो मेन भाजपा की है, शायद वो भी लॉस कर जाएंगे। अखंड। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, इसीलिए क्योंकि मैं इस चीज का बड़ा आकलन कर रहा हूँ, और आकलन इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा में बहुत बार कहा गया कि कई सीटों पर बदलाव होना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने इस चीजों को दरकिनार किया और बहुत सारे लोगों को रिपीट किया, और उसका खामियाजा था कि 2024 के चुनाव में एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को। और आज यही कारण है कि बैसाखी के सहारे पूरी की पूरी सरकार चल रही है, और कुछ हालात ऐसे हैं कि 70 में से 26 लोगों पर आपने फिर से रिपीट किया और 44 नए चेहरे शामिल किए, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चिंता का सबब आपके ऊपर है। इतने दिन बीत जाने के बाद भी अगर आपको नए चेहरे नहीं मिल पाए, और उन जगहों पर जहां पर आपकी स्थिति मजबूत स्थिति में नहीं है, चाहे रायबरेली में भी हो, चाहे प्रतापगढ़ में भी हो, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में रिजल्ट आया, ये अपने आप में एक बहुत खराब प्रदर्शन की बात की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का ये करिश्मा दिखा पाते हैं और क्या करिश्मा कर पाते हैं। जब पिछले चुनाव में नहीं कर पाए, तो आगे आने वाले चुनाव में क्या करिश्मा करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2026 में पंचायत चुनाव और 27 विधानसभा चुनाव, 26 में ही सब कुछ पता चल जाए कि आखिरकार किसकी तरफ जो झुकाव है या कहे कि लहर किस तरफ है, ये भी देखने को मिलेगा। लेकिन इन लोगों की जिम्मेदारी एक अहम जिम्मेदारी होती है, और जैसा कि आपने बताया कि पदाधिकारी खुश नहीं है, तो अगर पदाधिकारी खुश नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि वहां पर तमाम जो स्थितियां हैं वो आपके अगेंस्ट में जाएंगी और रिजल्ट भी आपके अगेंस्ट में ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस्तेमाल जानकारी के लिए। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए पीलीभीत से। आकाश से बड़ी खबर है पीलीभीत से। अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत के थाना अमरिया क्षेत्र के गांव खेजू टांडा में 21 फीट जगह को लेकर खूनी संघर्ष हो गया है। वहीं दबंगों ने पीड़ित के ऊपर लाठी डंडे और बंके से हमला कर दिया है। जब पीड़ित थाने पहुंचा तो थाने में भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित ने बताया कि वहां पर दबंगों ने पहले ही पुलिस से साठगांठ कर ली थी, जिसके चलते थाने पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसने एसपी के यहाँ आकर एक शिकायत पत्र दिया है और न्याय की गुहार लगाई है। जो पीड़ित है, बाप बेटे और उसका भाई जिला अस्पताल में भर्ती है, जहां उनका उपचार चल रहा है। जैसा कि वीडियो हमने पहले ही ग्रुप में डाल दिए थे, अगर अनुमति हो तो आप चलाने की कृपा करें। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दबंग काफी डरे सहमे हैं और दबंग को अपनी जान दबंगों से अपनी जान का खतरा बता रहे हैं पीड़ित। आकाश, सबसे बड़ी बात है कि अगर अस्पताल में भर्ती है, उसके बावजूद अगर इस तरीके की स्थितियां पैदा हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। पुलिस क्या कर रही है? क्या हर बात के लिए क्या लोग जाकर के एसपी ऑफिस में गुहार लगाएंगे क्या? अगर अस्पताल में पड़े तो उसके बावजूद नहीं दिख रहा उनको कि क्या स्थिति, कौन सा साठगांठ की बात चल रही है? पीड़ित कहाँ जाएगा? पुलिस के पास नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? किसके पास जाएगा? शिकायत किससे करेगा? आपने किसी अधिकारी से पूछा कि आखिरकार इस पूरे मामले में अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? एसपी के यहाँ पीड़ित जब पहुंचा था तो एसपी से मुलाकात नहीं होने की वजह से कल वो वापस आ गया है, फिर आज फिर वहां पहुंचेगा और एसपी से न्याय की गुहार लगाएगा। सर, अब आकाश, ये स्थिति आ जाए अगर कि हर व्यक्ति जो पीड़ित हो वो जाकर के एसपी ऑफिस में गुहार लगाने के लिए इंतजार करे कि एसपी साहब कब बैठेंगे थाने पे, जो वहाँ के जो मुलाजिम है, जो अधिकारी, वो सुनने को तैयार नहीं है, और एसपी के वो दफ्तर पे चक्कर लगाएगा, आज नहीं बैठे कल फिर जाएगा, फिर वो नहीं बैठेंगे, तो न्याय कैसे मिल पाएगा? न्याय तो मिल ही नहीं पाएगा। न्याय तो चक्कर लगाता रहेगा इधर से उधर, अपने पाले में, कभी इस पाले में कभी उस पाले में। अगर साठगांठ चल रही है, अगर किसी के ऊपर इतना हमला हुआ कि वो जाके अस्पताल में भर्ती है, कुछ तो बात होगी। न्याय संगत अगर कोई कार्रवाई है तो न्याय संगत रूप से करनी चाहिए कार्रवाई। कार्रवाई नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? इसी से लोगों का विश्वास जो होता है वो उठ जाता है, और तमाम ऐसी घटनाएं और खबरें आती हैं जिसकी वजह से जो भी हमारे यहाँ न्याय के लिए जो जगह बनी हुई है, वहां पर लोग जाने से कतराते हैं और बसते हैं और सोचते हैं कि किसी तरीके से मामला आपस में सुलझ जाए, क्योंकि जो लोग हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है न्याय दिलाने की, वही साठगांठ करके बैठ जाते हैं, और जिसको न्याय दिलाना है वो अपने आप में बैठा रह रहा है, इंतजार कर रहा है, और जो पीड़ित है वो चक्कर पे चक्कर काट रहा है कि हमको भैया वहां से न्याय मिलेगा। फिलहाल देखने वाली स्थिति होगी कि न्याय कहाँ से मिलता है, एसपी ऑफिस से न्याय मिल पाता है या कानून या न्यायपालिका न्याय देने में कामयाब हो पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आकाश, अपूर्व हमारे साथ जुड़े हुए हैं अयोध्या से। अपूर्व, कौन सी बड़ी खबर है अयोध्या से? देखिए अखंड, सबसे बड़ी खबर की बात करें तो लगातार मौसम चेंज हो रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे कि बीते दिनों लखनऊ में ओले पड़े थे और आज अयोध्या में ओले पड़े हैं। और अगर दूसरी खबर की बात की जाए तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने श्री राम मंदिर का लेखा जोखा पेश किया है, और सबसे बड़ी बात जो कही है वो ये कहा गया है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे उनके सम्मान में कोई दूसरा मुख्य पुजारी नहीं बनाया जाएगा।
ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी खबर है आज की। और अगर बात करें लेखा जोखा की तो 2160 करोड़ रुपए अभी तक राम मंदिर निर्माण में लग चुके हैं और लगातार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार लेखा जोखा पेश करता रहा है। हालांकि इस बार कितना किसको दिया गया, राज्य सरकार को कितना दिया गया और जो बिजली विभाग को कितना दिया गया, यानी कि जो राज्य कर हैं जिनके वो सारे लेखा जोखा मीडिया के सामने सबके सामने रखा गया। बकायदा हर की ब्रीफिंग की गई कि किस प्रकार से राम मंदिर निर्माण हो रहा है। हालांकि दूसरी जो बड़ी खबर उन्होंने बताया है कि जुलाई तक राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। अब पूरी बहुत बड़ी खबर आपने बताई, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट के हवाले से जिस तरीके से बताया गया कि पिछले 5 वर्षों में श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है उसमें करीब 400 करोड़ रुपए जो कर के रूप में दिए, बहुत बड़ा कर 400 करोड़ रुपए का पिछले 5 सालों में दिया है। 3500 करोड़ रुपए दान में मिले थे मंदिर ट्रस्ट को। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से वहां पर 2105 करोड़ रुपए, तो जैसा कि आपने बताया, लोग बड़े सवाल खड़े करते हैं पूर्व की मंदिर क्या देगा, मंदिर क्या दे सकता है, लेकिन ये 400 करोड़ रुपए मंदिर ने दिए कर के रूप में। तो क्या उन लोगों के ऊपर तमाचा है कि 400 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ा खजाना, एक बहुत बड़ा अमाउंट जो सरकार को मिला है जिससे बहुत सारे विकास कार्य हो सकते हैं, क्या उन लोगों के ऊपर मुंह पे जोरदार तमाचा नहीं है क्या आपको? बिल्कुल अखंड, अगर कही जाए कि तो बिल्कुल एक जोरदार तमाचा होगा, क्योंकि जिस तरीके से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बराबर लेखा जोखा पेश करता आया। हर बकायदा जो मंदिर नक्शे की बात की जाए, उसके रजिस्ट्रेशन सूट की बात की जाए, या विद्युत के जो कार्य हुए हैं, या जो है राम मंदिर निर्माण से जुड़े जितने भी चीजें उन्होंने भुगतान किए, उसको बकायदा लेखा जोखा विस्तृत रूप से बताया। ये बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल जो लोग राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर निर्माण को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे, उनके ऊपर तो ये जोरदार तमाचा हो गया। क्योंकि देखिए, ये जो कर सरकार को दिए जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो आम जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार और जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से विकास कार्य करा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो लोगों का व्यय है और जो ये लगातार कर भरे जा रहे हैं, इसका जो बेनिफिट है वो आम जनमानस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल पूरा, आप कई दिनों से लगातार बहुत तस्वीरें दिखाई आपने महाकुंभ में, आपने बड़ी मेहनत की और लगातार पर डे दिन रात आपने किया और लोग दिखाया किस तरीके से आईबीसी के दर्शकों को दिखाया कि कितनी बड़ी तादाद में, कितनी बड़ी जनसंख्या में जो आस्था के पर्व में महाकुंभ का जो पर्व था वहां से कितने करोड़ की तादाद में, जैसे आंकड़ा है कि 16 करोड़ लोगों ने महाकुंभ के दरमियान वहां पर दर्शन किए। सबसे बड़ा सवाल है कि एक बहुत बड़े नेता है जो अपने आप को बहुत बड़ा एक पार्टी के चीफ कहते हैं, वो कह रहे थे कि मंदिर से क्या होगा, मंदिर से मिलेगा क्या, किसको रोजगार मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात है, अगर ये टैक्स मिला है, सेवा कर रहे हैं और जीएसटी के रूप में दिया गया है, अन्य चीजों में कर दिया गया है, अगर ये 1 करोड़ जो 1.25 करोड़ लोग 1 महीने 45 दिनों के भीतर अयोध्या में पहुंचते तो कुछ ना कुछ तो जरूर खरीदते होंगे। और अगर विकास कार्य अयोध्या में नहीं हुआ तो क्या हुआ, उन पैसों से क्या विकास कार्य अयोध्या में नहीं हो पा रहा है क्या? दिख नहीं रहा कि कितनी बड़ी तादाद में जो वहां का जो मंदिर, बताइए पूर्ण। देखिए अखंड, आपको बता दूं कि बीते दिनों जब से रामलला का मंदिर बनना शुरू हुआ है, तब से वहां के रोजगार भी बदले हैं। लोग जो चंदन लगाने वाले थे, आपको बता दें कि छोटे छोटे जो भीख मांगते थे, आपको बता दूं कि एक समय ऐसा भी आया अयोध्या में कि जो भिक्षुक थे उनको ढूंढना पड़ रहा था, क्योंकि लोग चंदन लगाना शुरू कर दिए थे और चंदन से एक आय बना लिए थे कि जो श्रद्धालु बाहर से आते थे उनको चंदन बकायदा लगाया जाता था, वो जो दान स्वरूप पैसे देते थे। तो कहीं ना कहीं इससे भी लगातार अयोध्या में जो विकास है वो लगातार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अपूर्व, बिल्कुल विकास देखने को मिल रहा है। और विकास अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो जो लोग अपने घरों में बैठे हैं और घर में बैठ करके अगर राजधानी लखनऊ के 4-5 कार्य देखते हैं, मैं बहुत एकदम स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि अगर 5 कार्य शहीद पथ के अगल बगल दिखते हैं और उसको ही मानते हैं कि बहुत विकास हुआ है, तो एक बार अयोध्या जरूर जाए और आज से 2017 की तस्वीर अगर किसी के मन में जो कभी गया हो वो देखे और आज अगर अयोध्या को देखेगा तो अपने आप में दिखेगा कि पूरा का पूरा शहर बसा दिया है। 4-5 बिल्डिंगें नहीं बनाई है, नहीं, अगल बगल पूरा का पूरा शहर और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ पूरी नगरी है अयोध्या नगरी। आप वहां की कायाकल्प आप जाकर के देखिए कि सरकार ने क्या कुछ किया है। और बिल्कुल अगर कोई सही कार्य हुआ है तो उसकी तारीफ करने में हमें बिल्कुल भी गुरेज नहीं है, हम सच्चाई बताएंगे। और अपूर्व हमारे साथ जुड़े हुए,
और पूरे एक बार हम अपने दर्शकों को भी और तमाम लोगों को जो सवाल खड़े करते रहे, क्या 2017 से पहले की स्थिति में आज की स्थिति में कितना अंतर है, जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए, और जो वो लोग हैं जो सवाल खड़े करते हैं उनके बारे में जरा बताइए एक बार। देखिए अखंड, पहले की स्थिति और अब की स्थिति में काफी सारे परिवर्तन हो चुके हैं। अगर जो ऐसे सवाल खड़ा करते हैं वो कुछ ना करें, एक आम नागरिक के रूप में केवल अयोध्या घूमे। मैं क्योंकि अयोध्या का निवासी हूँ, अयोध्या में बकायदा मैं रिपोर्टिंग किया हूँ, और अगर वो जो सवाल उठाते हैं वो एक आम वीआईपी ना बन करके एक आम नागरिक बन करके अयोध्या टहले, उनको खुद पता लगेगा अयोध्या पहले कैसी थी और अब कैसी, कितना परिवर्तित हो चुकी है, अयोध्या में कितना विकास कार्य हो चुके हैं, और विकास कार्य होने की वजह से लोगों को कितना व्यापार में बढ़ावा मिला है। बिल्कुल अपूर्व, सबसे बड़ी बात है कि आपने तो एक बहुत बड़ी तस्वीर बताई और एक बताया उदाहरण कि एक भिक्षुक तक नहीं मिल रहे हैं, चंदन लगाने से ही वो सबको जो चीजें मिलनी थी वो मिल रही। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा कारण है कि अगर विकास के रूप में आपके कोई भी स्थल, अगर पर्यटन के रूप में बहुत सारे देश है जो पर्यटन से ही चल रहे हैं, और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है राम मंदिर। अगर श्री राम मंदिर में जो तमाम जो पर्यटक आते हैं और अपने आराध्य का दर्शन करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर लेते होंगे, तो कहीं ना कहीं, अगर कहीं ना कहीं वो कुछ भी लेते हो तो कुछ ना कुछ तो देते होंगे, और जीएसटी तो सब पे लगती है, सरकार को कर तो मिलता ही मिलता है, किसी रूप में मिले। तो लोगों को इससे दिक्कत क्या होती है, तमाम लोग सवाल खड़े करते हैं। पूर्व मंत्री भी तो वही के हैं, उनको कम से कम देखना चाहिए कि अयोध्या का विकास हुआ, कि तमाम कागजों को लेके घुमा करते हैं, तो उनको दिखता है कि नहीं दिखता है अब। बिल्कुल अखंड, आपको बता दूं, अगर जिसको सवाल खड़े करने हैं वो खड़ा करेगा, जिसको राजनीतिक रोटियां सेकनी है वो तो सेकता ही रहेगा। लेकिन साफ बात यह है कि अगर अयोध्या की बात करें या जितने भी धार्मिक क्षेत्र हैं, जितने धार्मिक तीर्थस्थल हैं, वहां से जो भी कर सरकार को मिलते हैं उससे कहीं ना कहीं हम ही लोग लाभान्वित होती है, एक आम जनमानस लाभान्वित होता है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है। अब पूरे एक आखिरी सवाल है, आपने स्टार्टिंग में बोला था कि मौसम ने करवट ली और जोर की बारिश हुई, ओले भी पड़े, कई जगहों पर ऐसी खबरें आई कि बहुत ओले पड़े, इससे जो फसल को नुकसान है, क्योंकि गेहूं की फसल को नुकसान की बात खबरें आ रही हैं, तो क्या इसको लेकर के प्रशासन ने कोई पहल या कोई बात कही है किसी तरीके की? क्योंकि अगर गेहूं की फसल खराब होती है तो एक बहुत बड़ी दिक्कत के लिए किसानों को सामना करना पड़ेगा। देखिए अखंड, उतनी बड़ी मात्रा में ओलावृष्टि यहाँ पे नहीं हुई है। हालांकि अभी प्रशासन की तरफ से या मौसम जो है कृषि विभाग की तरफ से कोई ऐसे जो है अभी तक कोई आदेश नहीं आए हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होती है कि सरकार या विभाग कितना किसानों के प्रति जागरूक होता है, कितना उसके प्रति अपनी दया दृष्टि दिखाता है, ये देखने वाली बात। हालांकि अभी आज ही यहाँ पे ओलावृष्टि हुई है, और जितने भी जिन जिन प्रदेशों में है वहां पे मैं ही बता रहा, लेकिन अयोध्या की हालात यही है कि अभी तक कोई भी ऐसे आदेश किसानों के प्रति जारी नहीं हुए हैं। बिल्कुल अपूर्व, क्योंकि जिस तरीके से मौसम ने करवट ली और अयोध्या के आसपास, अगर कुशीनगर के आसपास बात करें तो एक चादर तरीके से लपेट दी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एक अच्छी खासी मात्रा में ओलावृष्टि हुई है, कहीं ना कहीं नुकसान की खबरें आ रही थी। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि सरकार इसको लेकर के क्या कदम उठाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अपूर्व। लगातार सवाल पर सरकार खड़े करती रहती है, लेकिन जिस तरीके से सीएजी रिपोर्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया है जो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के जो सचिव है चंपत राय, की किस तरीके से सरकार को 5 सालों में सरकार का खजाना भरने का काम किया है, 400 करोड़ रुपए कर के रूप में दिए गए। बहुत सवाल लोग खड़े करते हैं कि मंदिर से आखिर क्या हासिल होता है, तो मंदिर से क्या कुछ हासिल हुआ इस सीएजी रिपोर्ट के माध्यम से समझ सकते हैं, और रोजगार के अवसर कहीं से भी आ सकते हैं। अगर कहीं कोई कुछ खरीदता भी है तो उससे भी कुछ ना कुछ मिलता है, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर विदेशी पर्यटकों के वजह से वहां की जो अर्थव्यवस्था है वो चलती है। फिलहाल ये देखने वाली बात है, आस्था का विषय है, इसको कर से या किसी चीज से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, लेकिन इतना जरूर है कि वहां सीएजी ऑडिट होती रहती है समय समय पर, और जिस तरीके से वहां बताया गया है कि कितनी बड़ी तादाद में वहां पे श्रद्धालु पहुंचे, और वहां पर महाकुंभ के दरमियान ही 1.25 करोड़ श्रद्धालु पहुंच गए, जिसकी वजह से वहां पर जो अयोध्या नगरी वो अपने आप में देखने वाली थी, और कहीं ना कहीं आर्थिक विकास जरूर होगा अयोध्या का, और विकास लगातार अयोध्या में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सीएम योगी लगातार अयोध्या को लेकर के फोकस है, और कहीं ना कहीं केंद्रित होने के कारण लगातार जो विकास की योजना है वो अयोध्या की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।